Good morning, students. I am Ashish Labde from Department of Computer Science and Engineering, SESTEC, Gandhinagar, Bhopal. Today we will discuss about user-centered design and sitemap. The topic is user-centered design. अगर हम इस वर्ड बाय वर्ड अगर मीनिंग देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है. User-centered design UCD is an iterative design process जो repeated process है in which designer focus on the users and their needs. The most important part is designers focus on the users and their needs in each phase of the design process. जितने भी डिज़ाइन के प्रोसेस होंगे, जो फेजेस होंगे, हर फेज में डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स किस पे फोकस करते हैं? यूज़र्स के जो रिक्वायरमेंट है, यूज़र क्या चाहते हैं, उस पे फोकस करते हैं. इन UCD, डिज़ाइन टीम्स इन्वॉल्व यूज़र्स थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस via a variety of research and design techniques to create highly usable and accessible products for them. इन्हीं फेज में जो भी डिज़ाइन प्रोसेस होती है वहाँ रिसर्च एंड डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो हाईली यूजेबल रहे यूज़र्स के लिए एंड एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स फॉर देम. नेक्स्ट, UCD इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस. जैसे कि मैंने कहा कि ये रिपीटेड प्रोसेस है. हर फेज़ में यूज़र के रिक्वायरमेंट, यूज़र की नीड्स वो देखी जाती हैं और चेक किया जाता है कि वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है. इन यूज़र सेंटर डिज़ाइन, डिज़ाइनर्स आर यूज अ मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स एंड टूल्स जैसे सर्वेज एंड इंटरव्यूज़. ये प्रोसेस यूज़ होती है एंड जनरेटिव वंस टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र नीड्स. तो यहाँ पे 4 फेजेस हैं जो कि इटरेटिव है. पहला जो है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, कंडीशंस क्या है, इस फेज़ में देखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फेज है स्पेसिफाई यूज़र रिक्वायरमेंट्स. यूज़र रिक्वायरमेंट्स पे स्पेसिफिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर फोकस किया जाता है. देन डिज़ाइन के सॉल्यूशन, जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, क्या मेथडोलॉजीज हमें यूज़ करनी होगी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं. फिर उस पर जो सॉल्यूशन निकलता है वो डिज़ाइन सॉल्यूशंस. उसके बाद इवैल्यूएट अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो फिर वापस से डिज़ाइन सॉल्यूशन या फिर सेकंड फेज पे और फर्स्ट फेज से शुरू करते हैं अगर वो सही से प्रोडक्ट नहीं बना है तो ये जो फेजेस जो चल रहे हैं ये इटरेटिव प्रोसेस है. फिर इस UCD का और IWT सब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन क्या है. ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो हम प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करते हैं. पहले कैसे होता था, पहले प्रोडक्ट डेवलप करते थे, उसके बाद कस्टमर्स ढूंढे जाते थे, उन पे फोर्सफुली उस प्रोडक्ट को यूज़ कराया जाता था. ठीक है, मतलब यूज़र को ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं देखी जाती थी. प्रोडक्ट बना लिया, अब फिर वो प्रोडक्ट हम मार्केट में डालेंगे, फिर वो यूज़र यूज़ करेंगे नहीं करेंगे उस पर डिपेंड है. लेकिन आज ऐसा नहीं होता है. आज हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट देखनी होती है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है. यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र एंड टास्क रिक्वायरमेंट. जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जो भी टास्क रिक्वायरमेंट है, जो भी टास्क परफॉर्म होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. इनकॉर्पोरेटिंग यूज़र फीडबैक टू डिफाइन रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें फ़ीडबैक सिस्टम होता है. यूज़र से फ़ीडबैक लेते हैं, सर्वेस किया जाता है ताकि यूज़र को पता चले, मतलब यूज़र से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी. यूज़र हमें बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ये वेब पेज वैसा होना चाहिए, यहाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे जो फीडबैक्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है. इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली यूज़र को क्या चाहिए.
अर्ली एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूज़र टू इवेल्युएट द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। यूज़र का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है ताकि हम उस डिज़ाइन को इवेल्युएट कर सकें। जो भी प्रोडक्ट का जो रहेगा डिज़ाइन, उस पर हम इवेल्युएशन कर सकें। इंटीग्रेटिंग यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन विद ओवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जो भी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रहेगी उसके साथ हमें यूसीडी को इंटीग्रेट करना होगा। इटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस, जैसे कि हमने पहले फेजेस देखे थे। फेजेस ये इटरेटिव है। जब तक एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता, जब तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन जाता तो जो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो भी हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वो तो सभी यूज़र के लिए कॉमन होती है। हम यूज़र बेस्ड वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट तो नहीं बनाते हैं। एक ही वेबसाइट होती है, एक ही डोमेन पे और होस्टिंग पे होस्ट होती है, तो वो वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जो भी एक्सेस करता है वो हो गया यूज़र, ठीक है। लेकिन यूज़र तो हमारे लिए एक ही है, एक ही टाइप का यूज़र है जो हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी यूज़र्स होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, उन्हें कुछ देखने की तकलीफ़ होगी, किसी को कलर्स में देखने के लिए विजुअल इफ़ेक्ट में कुछ तकलीफ़ होती होगी। तो क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? क्या हमने अपने वेबसाइट पे ऐसी कोई सेटिंग रखी है जिससे कंट्रास्ट हाई हो जाए या फिर कंट्रास्ट लो हो जाए? नहीं है, ठीक है। एक जो सेटिंग मैंने कई वेबसाइट्स पे मैंने देखी है जहाँ पे स्टार्टिंग पे ही नेविगेशन बार के टॉप राइट कॉर्नर पे ही एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट साइज़ का। मतलब अगर आपको वो फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ने में दिक्कत जा रही है, उस वेबसाइट के कंटेंट्स पढ़ने में अगर आपको दिक्कत जा रही है, तो आप उसी समय उस वेब पेज पे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं सबकी साइज़ आप बढ़ा सकते थे, इवन स्मॉल भी कर सकते थे। तो ये सेटिंग क्यों होती है? यहाँ देखा जाता है यूज़र के रिक्वायरमेंट। हो सकता है किसी यूज़र को प्रॉब्लम हो, छोटे अक्षर, छोटे जो लेटर्स होते हैं, छोटे कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो देखने के लिए तकलीफ़ होती हो, तो उस समय हमें यूज़र के रिक्वायरमेंट पर फोकस करनी होती है। तो वहाँ पे हम एक ऑप्शन देंगे जिससे वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो बढ़ेगा, ठीक है। और छोटा भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सेटिंग होनी चाहिए। ये मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे साइट्स पे मैंने ये देखा हुआ है। अनदर एग्जाम्पल इज वेब पेज लैंग्वेज। नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे साइट्स होती हैं जो रशिया में होती है। अगर रशिया की वेबसाइट है, रशिया में ज़्यादा इंग्लिश बोली नहीं जाती, वहाँ पे उनकी जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो रशियन ही है, लेकिन उनकी जो साइट्स होती हैं वहाँ पे आपको दोनों मोड्स मिलेंगे, एक इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा और उनकी जो लैंग्वेज रहेगी रशियन लैंग्वेज वो भी रहेगी। मतलब उन्होंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी साइट्स होती हैं। इवन अगर आप वैम सर्वर, जो अपाचे सर्वर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, अपाचे, माइस्क्वेल, PHP, अगर उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो वो आपको अदर लैंग्वेज में दिखेगी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश का भी ऑप्शन रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि वैम सर्वर वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है और वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए उन्होंने इंग्लिश का भी ऑप्शन रखा है। और वो वैम सर्वर जिस कंट्री से एसोसिएटेड है, उन्होंने उस कंट्री की नेशनल लैंग्वेज में भी वो वेबसाइट डिज़ाइन करी है। तो दोनों ऑप्शन रखे हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, ठीक है। आगे चल के हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको रियल टाइम उस वेबसाइट को ओपन करके बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन को फॉलो करके वेबसाइट को डिज़ाइन डेवलप किया है, ठीक है। तो मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ UCD। विजिबिलिटी, यूज़र शुड बी एबल टू सी फ्रॉम द बिगिनिंग। यूज़र को पहले से दिखना चाहिए व्हाट दे कैन डू विद द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के साथ करना क्या है, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो वो वेबसाइट किस तरह से हमने डिज़ाइन करी है, उस वेबसाइट पे क्या है, क्या हम कोई प्रोडक्ट को सेल करें या फिर सर्विसेज सेल कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट अबाउट, हाउ दे कैन यूज़ इट।
नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, यूज़र शुड बी एबल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली। यूज़र जिस इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को उसने सर्च किया है गूगल के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर आया है, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो ईजिली फाइंड होनी चाहिए। दे शुड बी ऑफर्ड वेरियस वेज टू फाइंड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कॉल टू एक्शन बटन, सर्च ऑप्शन, मेनू। तो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल कॉल टू एक्शन बटन्स, ठीक है, एक्शन बटन्स होने चाहिए, वहाँ से भी वो ओपन कर सकते हैं। तो बटन पे लिखा रहेगा एक्चुअली वो किस टाइप की बटन है, कौन से वेब पेज को लिंक करता है, सर्च ऑप्शन होना चाहिए, मेनू होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, जो कि एक ऐसा इसेंशियल एलिमेंट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ UCD। लेजिबिलिटी, टेक्स्ट शुड बी ईजी टू रीड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बिल्कुल ईजी होना चाहिए रीड करने के लिए। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉन्ट हमें यूज़ नहीं करना है वेबसाइट पे। हम पढ़ पाते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो उनको तकलीफ जा सकती है पढ़ने में, तो ऐसे फ़ॉन्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट रखना है। आप गूगल के फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं, गूगल की साइट, जीमेल का एप्लीकेशन, कैसे सिंपल उन्होंने फ़ॉन्ट रखे हैं। वो चाह भी सकते हैं कि बहुत ही स्टाइलिश कर्सिव बेस्ड ऐसे फ़ॉन्ट रख सके, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं रखते, क्योंकि वो यूज़र के रिक्वायरमेंट पर काम करते हैं। वो यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है, यूज़र को कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने सर्वे करके वो वहाँ तक पहुँचे, इसलिए वो बहुत ही सिंपल फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस आर प्रिफर्ड हियर, द ईजियर द फ्रेज एंड द वर्ड्स द बेटर। तो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो शॉर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया तो वो यूज़र कुछ पूरा पढ़ते नहीं बैठेगा। जो भी इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है वो शॉर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसे आगे पढ़ना है पूरा तो आप वहाँ रीड मोर का ऑप्शन भी दे सकते हैं, जिससे वो इन्फॉर्मेशन फुल स्केल में खुल जाए। जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे तो फिर वो आराम से पढ़ सकता है, लेकिन हर इसको वो तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, पूरी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि UCD का अप्रोच कैसे होता है, कैसे इससे रिलेटेड वेबसाइट बनती है। UCD को मतलब यूज़र को सेंटर में लेके यूज़र की रिक्वायरमेंट देखते हैं और कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है carters.com। तो ये ई-कॉमर्स साइट है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ UCD वेबसाइट इज़ carters.com। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि carters.com ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है UCD से। अ वेबसाइट टू शॉप फॉर चिल्ड्रंस क्लोथिंग। तो यहाँ पे सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लोथिंग इस वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं। ऑन दिस साइट नेविगेशन हेल्प्स द यूज़र प्रॉम्प्टली रीच द डिजायर्ड सेक्शन बाय स्पेसिफाइंग अ चाइल्ड्स एज। तो इन्होंने इस वेबसाइट पे पहले ही एक कैटेगराइज नेविगेशन बार इन्होंने लगा दिया है कि कौन से एज के लिए आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शूज़ खरीदने हैं तो उनकी एज क्या है, न्यू बॉर्न से लेके 3 ईयर तक। तो ऐसे ही उन्होंने पहले ही कैटेगरी दी है, जहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो आप डायरेक्टली वही पहुँच जाओगे जो आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है। At the same time, the navigation helps new customer by quickly directing them to the desired section। चलिए इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली देखते हैं। वेबसाइट क्या है, carters.com। carters.com बेबी क्लोथिंग, किड्स क्लोथ्स। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। देखिए शॉप बाय कैटेगरी। तो यहाँ देखिए इन्होंने कैसे कैटेगराइज किया है, बेबी गर्ल, प्री मैच्योर टू 24, प्री मैच्योर टू 24 मंथ्स, है ना। इस तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया है। शूज़ चाहिए बेबी गर्ल के लिए चाहिए, बेबी बॉय के लिए चाहिए,
सिलेक्ट करना है, न्यू बेबी, न्यू अराइवल्स ना, ऐसे सिंपल सा इन्हें दिया है। तो आपको जहाँ पे आपको डायरेक्ट होना है, जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट होना है, आप यहाँ से हो सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया प्रीमिक 24 मंथ्स, तो अप टू 24 मंथ्स तक ये आपको बताएंगे। जैसे शूज़ की अगर हम बात करें तो बेबी गर्ल शूज़, ठीक है। तो पहले कैटेगरी में हमने सिलेक्ट कर दिया था किसके लिए चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस तरह से कंटेंट्स लोड हो रहे। अब इन्होंने ये जो डिज़ाइन रखा है, इन्होंने यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, ठीक है। जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती तब तक वो चारों फेज़ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है carters.com, लेकिन शायद ये वेबसाइट इंडिया के लिए नहीं है, अदर कंट्री की साइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, HTTPS। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं HTTPS क्योंकि इस वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे S है। S का मतलब होता है सिक्योर। तो एग्जाम्पल 2 ये है कि instacart.com, जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम जैसा इन्होंने इसको नेम दिया इंस्टाकार्ट। कार्ट ये जो वर्ड है ये शॉपिंग से रिलेटेड है, तो ये भी वेबसाइट शॉपिंग से रिलेटेड ही होगी। Instacart.com is a perfect showcase of adapting a website for the people with visual impairments, ठीक है। यहाँ अब एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं तो उनके लिए इस वेबसाइट पर एक ऑप्शन है जो मैंने बताया था आपको, कॉन्ट्रास्ट। आप यहाँ पे हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट, ये सेटिंग स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। देयर इज़ हाई कंट्रास्ट वर्जन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। 2 वर्जन से नॉर्मल जो वेबसाइट होती है और जो दूसरा वर्जन है हाई कंट्रास्ट, ठीक है। डिज़ाइनर्स थॉट अबाउट द यूजर्स एंड इंट्रोड्यूस द स्मॉल डिटेल्स दैट इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। For example, when a user clicks add a product to the delivery list, he or she can immediately select the quantity in the interface। मतलब इनका कहना ये है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट कार्ट में एंटर करते हो, कार्ट में आप पुट करते हो, तो वहीं पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन किस तरह का रहेगा, वो मतलब क्वांटिटी का ऑप्शन आएगा। मतलब जैसे आप कार्ट में इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना है, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी टेस्ट करेंगे क्या ऐसा सच में है या नहीं है। ऑल्सो द यूज़र ऑलवेज सीज द नंबर ऑफ ऑलरेडी सिलेक्टेड गुड्स। अब इनका ये सब कहना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे फिर देखते हैं। carters.com पहली एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट इंस्टाकार्ट। instacart.com, तो ये ऐसी वेबसाइट है, मैंने इसके पहले भी एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पे अलग अलग स्टोर्स आते हैं, ठीक है। तो पहले हम वेबसाइट को समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी क्लिक किया स्टोर्स पे, तो यहाँ पे स्टोर्स के नाम आ गए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको फार्मेसी, ग्रोसरीज, बेकरी, ऑर्गेनिक फूड, ये अलग अलग टाइप के स्टोर्स आ रहे हैं। बस आपको उस स्टोर को क्लिक करना है, स्टोर को सिलेक्ट करना है और फिर आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे एक सिलेक्ट करना होगा अभी यहाँ पे, जिन्हें फार्मेसी से रिलेटेड मैं सिलेक्ट करता हूँ। CVS फार्मेसी कोई स्टोर है इन US।
देखिए इन्होंने क्या किया, थीम भी चेंज कर दी। जैसे मैंने फार्मेसी से रिलेटेड इस स्टोर को सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसके पहले मैंने कोई और स्टोर सिलेक्ट किया था तब बैकग्राउंड ग्रीन कलर में था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करते थे, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कलर आया था। अब यहाँ पे रेड आ रहा है, इसका मतलब थीम बेस्ड डिज़ाइन है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि जब आप कार्ट में ऐड करोगे तो वहीं पे क्वांटिटी का ऑप्शन आता है। चलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, आ रहा है क्वांटिटी का ऑप्शन। फिर से ट्राई करते हैं। तो इस तरह से क्वांटिटी का ऑप्शन यहीं पे आ रहा है। जैसे आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कार्ट में ऐड तो हो जाता है, यहाँ आपको नोटिफिकेशन आया कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है। अब यहाँ से आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट देखते हुए यूसीडी को फॉलो करके हमने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, ऐसा उनका कहना है। तो बिल्कुल सही है, जो उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये था इंस्टाकार्ट। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी है वेबसाइट, इसमें मल्टीपल स्टोर्स है। चलिए एक और स्टोर देखते हैं। हैरिस टीटर। देखिए थीम चेंज हो गई, बैकग्राउंड में कुछ वेजिटेबल्स रिलेटेड कुछ पिक्चर आ गई है, तो थीम चेंज हो गई यहाँ पे। इसके पहले मैंने शायद यही स्टोर ट्राई किया था, तो यहाँ मैंने कुछ कंपोनेंट्स जो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कार्ट में ऐड किए थे, तो यहाँ देख सकते हैं। तो मतलब हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में है और कितने क्वांटिटी में है। देखिए लेट मी ऐड दिस, added to cart, now this, ये भी ऐड कर दिया। देखिए तो ये जो लेमन है इसको मैंने 3 आइटम्स मैंने कार्ट में ऐड कर दी, तो यहाँ हमें पता चल रहा है। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन, क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा है कि कार्ट में इस प्रोडक्ट के कितने क्वांटिटीज़ हमने ऐड कर दी है। तो बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू डिज़ाइन करा है, यूज़र एक्सपीरियंस को देखा है, और हमने तो कंट्रास्ट का वो तो चेक नहीं किया, वो हमें चेक करना होगा पहले। Let me visit home page instacart.com. ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम विज़िट करी थी तब आया था, तो शायद कैश में हिस्ट्री के कारण सेटिंग्स में शायद पहले ही स्टोर हो गया। एक काम करते हैं, प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इंस्टाकार्ट। देखिए इनेबल हाई कंट्रास्ट, ठीक है। मैंने तो अकाउंट क्रिएट कर दिया था, तो ये सेटिंग पहले ही चूज़ कर दी थी, इसलिए वो बाद में नहीं आया। अब यहाँ से हम हाई कंट्रास्ट इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस बटन का और इस बटन का कलर देखिए, फिर जब मैं इनेबल हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करूँगा फिर आप चेंजेस देखना।
देखिए डार्क हो गया है। अगर किसी को लाइट कलर दिखने में दिक्कतें हो रही है देखने में, तो फिर वो इनेबल हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करके कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ताकि वो जो बटन्स होती हैं उस पर क्लियरली फोकस कर पाए, उसे क्लियरली देख पाए। तो बढ़िया ऑप्शन दिया है। ऐसा ऑप्शन मैंने कभी भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं देखा है। हाँ, लेकिन मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का तो देखा है, आप फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंट्रास्ट वाला जो ऑप्शन है ये मैंने कभी नहीं देखा। Next, example 3, Yelp.com. In addition to convenient navigation, the Yelp service for online reservation visually displays the number of free tables at the restaurant you choose. जैसे आप जोमेटो, स्विगी, ये सब एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करते होंगे। मैं तो कभी यूज़ करता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ आपको रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना होता है, फिर उस रेस्टोरेंट में जो जो प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, जो भी फूड से रिलेटेड आइटम्स बनते हैं, वो शायद आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होगा जोमेटो, स्विगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, इन एडिशन टू कन्वीनियंट नेविगेशन, एल्प सर्विस है जो जहाँ पे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। किस चीज़ की रिजर्वेशन? वहाँ रेस्टोरेंट में आप टेबल को रिज़र्व कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितने टेबल्स फ्री है। द मैप विथ इट्स लोकेशन ऑलवेज रिमेन्स विजिबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूज़र्स। तो वहाँ पे आपको मैप भी दिखेगा, उस मैप पर लोकेशन भी दिखेंगे कि कहाँ कहाँ वो रेस्टोरेंट है। द बटन स्टार्ट ऑर्डर अलाउज द पॉसिबिलिटी टू स्टार्ट द ऑर्डर विथ 1 क्लिक, ठीक है। अब इनका तो ऐसा कहना है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। Yelp.com, तो वेबसाइट ओपन हुई है। हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं सब इंडिया के बाहर की वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे नियर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, तो चलिए वहाँ के रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ वीगन फूड। तो वीगन फूड मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के नाम और यहाँ पे मैप भी आ गया। ये कुछ नंबर्स बता रहे हैं, 27, 17, 21, 1, 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आए हैं। तो स्टार्ट ऑर्डर, उनका कहना था कि 1 क्लिक, यही बटन है स्टार्ट ऑर्डर क्लिक करके देखता हूँ। ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब किसी और सर्वर पे नहीं, डोमेन तो वही है, लेकिन हम इस पेज पे आए। तो इस पेज पर क्या है, ओके, मुझे ज़्यादा तो कुछ इस पे से पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स इन्होंने दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से दी है। अब यहाँ पे तो टेबल की इंफॉर्मेशन तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। क्लोज्ड नाउ, मतलब अभी ये क्लोज्ड है, ठीक है, इसलिए शायद हमें टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। लेकिन हम अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि वीगन ऑप्शंस यस, वेजिटेरियन ऑप्शंस यस, कर्ब साइड पिकअप यस, टेक रिजर्वेशंस नो, मतलब रिजर्वेशन अब नहीं ले सकते हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो चलो ठीक है, ये भी बढ़िया वेबसाइट है। मैंने जोमेटो, स्विगी ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ये भी बढ़िया वेबसाइट है। कोई और स्टोर चेक करते हैं। गोल्डन ईरा वीगन रेस्टोरेंट, डिलीवरी, टेकआउट,
ये भी अभी क्लोज्ड है। तो चलिए, ये एग्ज़ाम्पल तो कोई काम का नहीं है, तो मुझे तो एग्ज़ाम्पल देना ही होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है स्पेशली फॉर हार्डवेयर, तो मैं उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने उसमें एक ऑप्शन रखा हुआ है, थीम से रिलेटेड है, तो उसे एक्सप्लोर करके देखते हैं। api.vbumblebees.com प्रोजेक्ट IoT हब। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है, ठीक है। तो ये एक API बेस्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन कहीं डेटाबेस में स्टोर करनी है, कहीं डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करानी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है हार्डवेयर की, तो वह उसके लिए फिर आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई, PHP, MySQL, ओपन सोर्स हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर आप इसमें इंटरफेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करते हैं। टेस्टिंग यूज़र, कैप्चा DP%, $3। ओके, रजिस्टर, ईमेल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट। ओके, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। टेस्टिंग, system.ac.in। रैंडम मैंने नंबर यूज़ किया है। नेक्स्ट G5@v$। ओके, टेस्टिंग यूज़र सिस्टेक, बस टेम्परेरी मैंने एक अकाउंट लिया है। एग्जिट, लॉगिन, 1 2 3 4, अगेन कैप्चा W। तो जल्दी से मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप कर देता हूँ। यहाँ आपको प्रोजेक्ट का टाइटल देना होता है, जैसे IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग, 2 पैरामीटर्स, पैरामीटर 1 फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पैरामीटर 2 ह्यूमिडिटी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर से आएगी। अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि इसमें मैंने UCD बेस्ड क्या किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो थीम देख सकते हो, ये जो कलर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, पर्पल, बटन के कलर्स भी एक ही फॉर्मेट, मैंने एक ही पैलेट यूज़ किया है कलरिंग का, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को ये कलर पसंद ना है, तो वो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इतने सारे थीम्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉट, देखिए तो किस तरह से चेंज हो गया। ड्रीम, देखिए जिसको जैसा थीम पसंद है वो यूज़ कर सकता है। है ना, तो ये एग्जाम्पल है। तो यूज़र यहाँ से थीम चेंज कर सकता है। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, कुछ नहीं है, अलग अलग CSS फाइल्स है। जो भी आप थीम सेलेक्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर CSS फाइल कॉल होती है उस वेब पेज पर। तो ये सब डायनामिकली पॉसिबल है, ठीक है। जब आप लॉग आउट कर लोगे और फिर अगेन जब आप लॉगिन करोगे तो वही थीम रहेगी, क्योंकि डेटाबेस में सेट हो जाता है कि आपने कौन सी आपके अकाउंट में कौन सी थीम सिलेक्टेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, द न्यू टॉपिक, साइट मैप। अब साइट मैप क्या है? XML साइट मैप्स।
हम आगे XML डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ XML क्या है। XML इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो साइट मैप क्या होता है? साइट मैप मतलब जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का मैप, कितने लिंक्स हैं, कौन से लिंक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली लिंक ओपन करी तो उसमें जो वेब पेज ओपन हुआ है या उसमें और भी लिंक है, तो उस तरह से लिंक के अंदर लिंक, लिंक के अंदर लिंक, इस तरह ऑर्गेनाइज्ड एक चार्ट बनता है, एक मैप टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो इसे कहते हैं HTML साइट मैप। लेकिन XML साइट मैप वो अलग है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। एन XML साइट मैप लिस्ट वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट पेजेस। तो XML में जो भी कोड रहेगा उसमें क्या है रहेगा, इंपॉर्टेंट पेजेस की लिंक रहेगी, URL रहेगा, मेकिंग श्योर गूगल कैन फाइंड एंड क्रॉल देम ऑल। क्या होता है, गूगल आपकी साइट्स को चेक करता है, ठीक है, तो कैसे चेक करता है, वो बॉट लगाता है। तो चेक करना मतलब वो क्रॉलिंग करता है, तो क्रॉलिंग के टाइम वो आपके वेबसाइट को विज़िट करता है। जैसे पहला पेज ओपन किया, फिर वहाँ पे उसको एक लिंक मिला, फिर उस लिंक को फॉलो करके वो दूसरे पेज पे नेविगेट हुआ, ठीक है, फिर वहाँ भी उसे लिंक मिल रहा है, फिर वहाँ से तीसरे पेज पर वो लिंक कर रहा है। इस तरह वो सारे पेजेस को क्रॉल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी पेज हो सकते हैं जहाँ पे ब्रोकन लिंक हो, मतलब वो कहीं दूसरे पेज पर पहुँच नहीं पाता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? The XML sitemaps allow you to specify additional information about each URL such as when it was last updated. तो XML sheet में how often the site changes, how important the web page is in relation to other pages on the site. Example of site map. तो साइट मैप जो भी XML साइट मैप्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। यहाँ टैग्स यूज होते हैं, XML वर्जन, एनकोडिंग UTF-8, URL सेट, URL पे URL जो भी जितने भी लोकेशंस होंगे वो सारे लोकेशंस यहाँ पे आएंगे। तो वहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली, प्रायोरिटी कितनी है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन XML साइट मैप में होती है। तो एक्चुअली XML साइट मैप्स जो होते हैं वो हमें क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहाँ से आप डायरेक्टली XML साइट मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा। नेक्स्ट इज़ एग्जांपल ऑफ HTML साइट मैप। तो यहाँ पे देखिए जो HTML साइट मैप होता है वो इस तरह से दिखता है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, फिर सर्विसेज जो पेजेस है उसके अंदर और लिंक है, डिज़ाइन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ग्राफिक आर्ट्स, ठीक है। फिर से बैक आते हैं ब्लॉग, सपोर्ट, फिर सपोर्ट के अंदर और 2 लिंक्स हैं, फिर बैक आते हैं कॉन्टैक्ट। तो HTML साइट मैप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो आप इसे ग्राफिकली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे भी टूल्स अवेलेबल है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ साइट मैप, कंटेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है, हमेशा कंटेंट मॉडिफाई करते रहना चाहिए। इफ़िशिएंट क्रॉलिंग, कंटेंट कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो साइट मैप से तो कंटेंट कैटेगराइज वो तो होता ही है। हमने क्या कर दिया कि सारी इन्फॉर्मेशन को वेब पेजेस बेस्ड अलग अलग कर दिया। अबाउट अस अलग पेज पे है, कॉन्टैक्ट अस अलग पेज पे है, होम इन्फॉर्मेशन अलग पेज पे है। तो ऐसे कंटेंट को कैटेगराइज करना चाहिए। गेट डिस्कवर्ड, सेव टाइम, फ्री सर्विस। तो बेनिफिट्स ऑफ साइट मैप, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है साइट मैप की किसमें, जब आप एडवर्टाइजमेंट जब चलाओगे या फिर सर्च इंजन जब आप ऑप्टिमाइज़ करोगे तब साइट मैप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गूगल कंसोल यूज़ करोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो वहाँ पे आपको साइट मैप अपलोड करना होता है, ठीक है। अगर आपने साइट मैप अपलोड कर दिया तो वो इंडेक्सिंग, रैंकिंग में बहुत ही काम आता है। नेक्स्ट हाउ टू, तो यहाँ हम प्रैक्टिकल डेमो करेंगे XML साइट मैप। तो सिंपल है, सर्च करना XML साइट मैप। तो पहले जो विजिट आएगी XML साइट मैप्स जनरेटर, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उस वेबसाइट का URL देना है। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेकिन मेरे वेबसाइट पे एक ही पेज है कि मैंने सारे कंटेंट्स को क्या किया है, एक ही पेज पर रखे हैं। सेक्शन वाइज मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन वेब पेज एक ही है।
तो यहाँ ट्राई करते हैं, देखिए वी आर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। अब ये क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि इनके बॉट्स अब मेरे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे लिंक्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो विजिट साइट मैप, व्यू साइट मैप डिटेल्स, चेक करते हैं, बन गया है। डाउनलोड योर XML साइट मैप। देखिए, तो ये मेरे वेबसाइट का साइट मैप बन गया। देखिए यूआरएल के अंदर लोकेशन क्या है, तो ये है कंप्लीट पाथ, उसके बाद लास्ट मॉडिफाई। ठीक है, तो ऐसे साइट मैप बनते हैं। अब मेरे वेबसाइट पर ज़्यादा वेब पेजेस नहीं हैं, कोई दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर ट्राई करते हैं, systech.ac.in। बहुत सारे वेब पेजेस हैं हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर। टोटल 31 पेजेस। काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमारे वेबसाइट पर, हमारे कॉलेज के वेबसाइट में इतने सारे पेजेस हैं। तो ऑलरेडी 289 पेजेस स्कैन कर लिए हैं और ऊपर से ये पेजेस है। अब जबकि यहाँ पे लिमिटेशन है अप टू 500 पेजेस, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। जल्दी स्कैन हो गए। व्यू साइट मैप डिटेल्स, डाउनलोड, ओपन। देखिए, तो ये पहला रूट पेज, दूसरा रजिस्ट्रेशन का पेज और ये इंडेक्स पेज। ठीक है, वैसे तो ये दोनों पेज तो एक ही है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से साइट मैप बनाया जाता है। तो ये साइट मैप आपके रूट लोकेशन में होना चाहिए, ये फाइल आपके रूट लोकेशन में होना चाहिए ताकि गूगल को आसान हो वेबसाइट को क्रॉलिंग करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट XML साइट मैप। साइट मैप एक सिंपल बताऊं, साइट मैप ये आपके वेबसाइट का एक मैप है। ठीक है, जैसे हम नेविगेट होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर यूजिंग हाइपरलिंक्स, तो उसी का एक मैप होता है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट HTML साइट मैप। HTML साइट मैप जनरेटर, ये आपको सर्च करना है mysitemappgenerator.com, इस पर मैंने किया था वेबसाइट। 975 कैप्चा टेक्स्ट स्टार्ट, जनरेट फ्री साइट मैप्स ऑनलाइन। अब ये जो रहेगी ये HTML साइट मैप है। डाउनलोड, देखिए साइट मैप बन गया। तो ये HTML बेस्ड साइट मैप है। देखिए पहला होम पेज, होम पेज के अंदर फिर
ये पेज आता है जो डिफ़ॉल्ट पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज और एक इंडेक्स पेज। तो हमने XML जो साइट में बनाया था तब 3 लिंक्स आ रहे थे, ठीक है। पहला जो ओनली डोमेन बेस्ड होता है, दूसरा जो अब्सोल्यूट पाथ होता है, और जो तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से साइट में बनते हैं। अगर इस पेज पे और लिंक्स रहते थे तो नीचे ये चार्ट आपको दिखता था। तो मेरी इसमें अभी फ़िलहाल तो 2 ही पेजेस है, इसलिए इस तरह से साइट में बन गया। तो आप भी ट्राई करें। आप systrix.ac.in जो है वेबसाइट, उसका ट्राई करिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें टाइम सेव करना था, इसलिए मैंने systrix.ac.in जो वेबसाइट है उसका जनरेशन मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।